बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद उसामा गाजी का टॉप स्टोरी में सलाम कबूल कीजिए। आज टॉप स्टोरी में पहली स्टोरी है पाकिस्तान में शुरू होने वाली अजब सियासत की कि अजब मुतालबात सामने आ रहे हैं। दूसरी स्टोरी शहीद अमन की, बशीर बिलोर का कत्ल इंतखाबात की इल्तवा की कोई साजिश तो नहीं। अगली टॉप स्टोरी है कराची में होने वाली कत्लो गारतगरी की कि हशर का सामान किस मकसद के लिए। एक स्टोरी PIA में जारी नवाबकारियों की और आखिर में स्टोरी होगी मकबूजा कश्मीर में होने वाली सियासत की। पाकिस्तान में सियासत किस तरह हो रही है इस पर भी बात करेंगे। वेलकम टू टॉप स्टोरी। अवाम के हुकूक की सियासत करने वाले कभी लियाकत अली खान और कभी बेनज़ीर भुट्टो की तरह गुमनाम गोलियों का निशाना बने तो कभी कोई मन चला कुएदार तक खींच कर लाया गया। और खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बशीर बिलोर जो कि अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। इसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त अमन की सूरत हाल है वो भी कशीदा है। और साथ ही साथ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है। कहने को जी नहीं चाहता मगर हमारा मुल्क नज़ा की कैफियत में है। ये नज़ा तारी हमारे अमाल की वजह से है। कुछ हिस्सा हमारी दरीना रकाबतें डाल रही हैं और कुछ हालात की खराबी में दुनिया की ताकतों का किरदार है। उधर पेरिस में अफगान हुकूमत अपने हथियार बरदार हरीफों से मुज़ाकरात कर रही है। उधर हम जो इस जंग में धकेले गए हैं इनके अपने हम वतन गैरों से मिलकर मक्तल गाहें आबाद किए हुए हैं। बशीर बिलोर इनकी बर्बरियत का शिकार हो चुके हैं। बशीर बिलोर खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमती ओहदेदार थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वाले उन दहशतगर्दों को हर बार ललकारा। उनके कत्ल का मकसद अव्वल तो शिद्दत पसंदों की पूरे पाकिस्तान में धाक बिठाना है और दूसरा मकसद ऐसी बड़ी और अहम शख्सियात को टारगेट बनाकर रियासत पाकिस्तान को यूं अदम इस्तेहकाम का निशाना बनाना कि यह तासुर आम हो जाए कि पाकिस्तान अब गवर्नेबल मुल्क नहीं रहा। सवाल यह है कि क्या बशीर बिलोर का कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का अमन और अमान इस दर्जे तक पहुंचा दिया जाए जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ना निकलता हो। क्या खैबर पख्तूनख्वा के हालात किसी कौम की सियासी पेशरफ्त की इजाजत देते हैं? क्या इन हालात में ANP इक़्तिदार की मुंतकली का फरीजा बर वक्त अदा कर सकेगी? क्योंकि वज़ीर आला अमीर हैदर होती कहते हैं कि अगर कत्लो गारत यूं ही होती रही तो फिर कहां के इंतखाबात, कैसे इंतखाबात? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर और सीनियर लीडर जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बहुत अफसोस हुआ बशीर बिलोर साहब की शहादत का, मगर सवाल अब ये उठता है कि बाकी सियासी जमातों की निस्बत अवामी नेशनल पार्टी जो है उसको दहशतगर्द ज़्यादा निशाना क्यों बना रहे हैं? इसकी क्या वजह है? उसामा साहब, पहले तो हम ANP आपकी मशकूर है, आपकी इदारे की मशकूर है और हम समझते हैं कि बशीर बिलोर की शहादत सिर्फ ANP के लिए नुकसान नहीं है बल्कि पूरा कौम के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जहाँ भी दहशतगर्दी होती थी और वो वहाँ पे पहुँच जाता था और पाकिस्तानी आवाम को हौसला देता था। क्योंकि ये जो बुज़दिल है, ये जो टेररिस्ट है, ये तो हमारे हौसले कमज़ोर करने के लिए ऐसे हरकतें कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि हम पे इसलिए ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। मैं आपको एक वाक़या, जब हमारे इनसे डायलॉग शुरू हुई थी स्वात में, तो इन्हें हमें एक बात की थी। उन्हें कहा कि जी आप भी आराम से 5 साल हुकूमत करें जिस तरह MMA ने किया था, हमें अपने काम करने दे। हमने उनको ये कहा था कि MMA और हम में ये फ़र्क है कि हम समझते हैं कि ये मुल्क की बर्बादी है जो आप लोग कर रहे हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना चाहते हैं, आप मुल्क के बुनियादी खोखला कर रहे हैं, इसलिए हम आपको ये इजाज़त नहीं दे सकते। क्योंकि उस डायलॉग में इब्तिदा में मैं था और स्वात के जो तालिबान थे वो उस डायलॉग में थे। तो मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो ये समझते इसलिए हम पे अटैक्स हो रहे। वो ये समझते कि इनकी जो मकासद है या जिनके के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनको ये इल्म है कि ये एक पार्टी है कि जो हमारे लिए रास्ते में रिकॉर्ड बनी हुई है और हमारे खिलाफ वो एक्शन कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि हमारे पहले असफंदियार खान हमारे कायद पे अटैक किया था, उसके बाद बशीर बिलोर पे ये तीसरा अटैक था। और इसकी कोई भी हमारा वर्कर या कोई भी जो हमारे उहदेदार है वो इनके हिट लिस्ट पे है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी बदकिस्मती से हमारे अभी भी मुल्क के अंदर ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज है कि वो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं और वो इन वाक़यात के लिए जवाज़ भी फिर बना के हाउसेज में और आपके अखबारात और TV के ज़रिए उसके लिए जवाज़ भी पैदा करते हैं। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी खड़ी है, मुकाबला करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन हम
पूरा कौम से और पूरा पाकिस्तान अवाम से अपील करते हैं कि ये जंग एनपी का नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का। एक ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा है जाहिद खान साहब के जो अमन अमान की इस वक्त सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में, इंतखाबात की राह में रुकावट है। खुशकिस्मती समझे कि ये इस खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे पार्टी की हुकूमत है कि उसने सारी जिंदगी जदोजहद किए है जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानी दी। तो ये हम सोच भी नहीं सकते, जो भी होगा कुछ भी होगा, हम इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन करेंगे। उसके बावजूद हमें जो कीमत अदा कर रहे और अदा करना पड़ेगा तो हम करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि इस मुल्क की बका, इस मुल्क की खुशहाली और इस मुल्क की तरक्की जो जमहूरियत में है, और अगर जमहूरियत न हो तो ये जो आज हसरात है ये उन डिक्टेटरों की वजह से है कि जो अफगान वार के लिए उसमें उस मजहबी जमातों का भी है कि अफगान वार ये अमेरिका को रास्ता उनने दिखाया था। आज जो दलदल में हम फंसी हुए हैं इनकी जिम्मेवार वो डिक्टेटर्स है और ये कुछ जो मजहबी जमातें उनकी है। तो मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि इलेक्शन पोस्टपोन करना तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और हम पहले लोग होंगे कि हम मुखालिफत करेंगे कि इलेक्शन को पोस्टपोन अगर यानी इस वक्त जो हालात हैं, दबाव है, बशीर बिलोर साहब की शहादत है, इसके बावजूद आप पूरी कोशिश करेंगे कि इंतखाबात हों? बिल्कुल उसामा, देखिए हम कौम के लिए है और हम समझते हैं कि हमारी कुर्बानी इस कौम के लिए हमने अंग्रेज के खिलाफ भी दी थी। हमारे बादशाह खान बाबा, वली खान बाबा उनके पैरोकार है। हम उसी नक्शे कदम पे चलते हुए उसी अदम तशद्दुद के जरिए हम इनसे भी नहीं डरेंगे। जिस तरीके से आपने देखा बशीर बिलोर का हमें बहुत बड़ा नुकसान है, और हमें नहीं है, मैंने आपसे अर्ज किया कि पूरा पुरअमन दुनिया को है और खुसूसन पाकिस्तानी कौम के लिए है, क्योंकि वो हौसले बुलंद कर रहे थे अवाम की, जहां पे ये दहशतगर्द उनके हौसले कमजोर करना चाहते थे। तो आज मैं फिर वाजे करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन करेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम अपना मुकाबला इनके साथ करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन हम इन बेड़ों के तरह के आगे कौम को नहीं छोड़ेंगे, और अगर खुदा न ख्वास्ता हम कमजोर पड़ गए तो ये मुल्क जंगल बन जाएगा, और ये मुल्क कब हमें हम माफ नहीं करेगा, ये कौम हमें माफ नहीं करेगा। इसलिए हम कौम को कुर्बानी देने में हमको हरज नहीं सब। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हमारे साथ थे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल की हमने बात की, कराची के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात हो जाए सियासी हालात की। पाकिस्तान में सियासत गुड्डी गुड्डे का खेल कभी नहीं रहा। अवाम के हुकूक की सियासत करने वाले कभी लियाकत अली खान और कभी बेनज़ीर भुट्टो की तरह गुमनाम गोलियों का निशाना बने, तो कभी कोई मन चला हुए दार तक खींच कर लाया गया। किसी को जला वतन कर दिया गया, मगर फिर भी सबसे मलून तबका यही है। तारीख की वर्क गर्दानी तो कोई करके देखे। हर बार अवाम को यही ताना दिया गया कि वो जिनको चुनते हैं उनमें से कुछ चोर होते हैं, कुछ लुटेरे, कुछ दुश्मन के एजेंट और कुछ गद्दार, और बाकी जो बच जाते हैं उनके गले में तौक ना अहली का। और इसी बारे में हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और एक अहम शख्सियत से, एक तज्जियाकार से इसी बारे में बात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हमारे साथ रहिए। वक्त है ब्रेक का। पाकिस्तान में सियासत गुड्डी गुड्डे का खेल कभी नहीं रहा। अवाम के हुकूक की सियासत करने वाले कभी लियाकत अली खान और कभी बेनज़ीर भुट्टो की तरह गुमनाम गोलियों का निशाना बने, तो कभी कोई मन चला कुएं दार तक खींच कर लाया गया। किसी को जलावतन कर दिया गया, मगर फिर भी सबसे मलून तबका यही है। तारीख की वर्क गर्दानी तो कोई करके देखे। हर बार अवाम को यही ताना दिया गया कि वो जिनको चुनते हैं उनमें से कुछ चोर होते हैं, कुछ लुटेरे, कुछ दुश्मन के एजेंट और कुछ गद्दार, और बाकी जो बच जाते हैं उनके गले में तौक नाअहली का। कभी एब्डो की सौगात, कभी एहतसाब का नाम। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर के कवानीन और दस्तूर जिनको हुक्मरानी का हक नहीं देते, वो हाथों में स्याह रंग लिए फिरते हैं। जहां कोई अवामी नुमाइंदा देखा, इस पर ये रंग स्याह फेंक दिया। ये मोजा भी यही हुआ कि बानी पाकिस्तान की बहन जनरल अयूब के हाथों शिकस्त खा गई। जिन्होंने ये मुल्क बनाया था उन पर सियासत मतरूक कर दी गई। यहां जूं ही निजाम के जरा से बल निकलने लगते हैं, वहीं अवाम को यह गाली पड़ना शुरू हो जाती है कि ना तो वो अच्छे नुमाइंदे चुनने के अहल हैं और ना ही मुल्क चलाने के काबिल। गौर करने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं कि उधर 10 साला अमरीयत के बाद कायम होने वाली जमहूरियत अपनी मयाद पूरी करके इंतकाल इख्तिदार के मरहले की तरफ बढ़ रही है, तो इस पर रकीक हमले शुरू भी कर दिए गए हैं। आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है? जिस निजाम पार्लियामेंट का हिस्सा बनने के लिए जो लोग बार बार अपनी सर तोड़ कोशिश करते हैं, वही लोग नाकामी के बाद इस निजाम को गालियां देना शुरू क्यों कर देते हैं? जागीरदार और सरमायादार का जोड़ मिलाकर इस निजाम के खिलाफ नारे दरियाफ्त करने वाले अवाम का दर्द बांटते हैं या फिर अवाम से अपना इंतकाम लेते हैं?
वो लोग जिनके नाम बैलेट बक्सों से वोट कम और नाकामी के तमगे ज्यादा निकलते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा रियासत बचाने की फिक्र क्यों लाहक हो जाती है? जो परवेज मुशर्रफ के आने के बाद बगले बजाकर इख्तिदार की दाखिली राहदारी पर पड़ाव डाल लें, फिर नामुरादी का मुंह देखकर इसके खिलाफ हो जाए, या फिर खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर लें, इन्हीं की जुबानों से सियासत पर 4 हरफ क्यों निकलते हैं? पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह अल्लामा ताहिरुल कादरी 5 साल जलावतनी के बाद कनाडा से पाकिस्तान लौट आए। आते ही उन्होंने एक धमाका कर दिया है। नारे पाकिस्तान पर होने वाला उनका जलसा मौजूए गुफ्तगू हर जगह बना हुआ है। ताहिरुल कादरी साहब ने हुकूमत वक्त को इंतखाबी इस्लाहात के लिए 10 जनवरी तक की मोहलत दे दी है। वो लुटेरों का पार्लियामेंट में दाखिला रोकना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर ना भी करवाए जाएं तो इसमें कोई आईनी कदगन नहीं। वो कहते हैं कि अगर उनके मुतालबात पर अमल ना किया गया तो पार्लियामेंट के बाहर 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल अवामी असम्बली मुस्तकबिल का फैसला करेगी। ताहिरुल कादरी कहते हैं कि सियासत नहीं, रियासत बचाई जाए। सवालात बड़े सादा मगर इंतहाई तल्ख हैं। पहला कि रियासत को खतरा किससे है? आज तक रियासत ने नुकसान किस सोच और किस अमल से उठाया? एक सवाल यह भी कि इंतखाबात का इल्तवा किस किस का एजेंडा है, हमारी स्टैब्लिशमेंट का या फिर किसी आलमी थानेदार का? इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ सियासी तज्जियाकार और रोजनामा दुनिया के ग्रुप एडिटर नजीर नाजी साहब। नजीर नाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताएं, ताहिरुल कादरी साहब के जो मुतालबात हैं जायज़ हैं? मुतालबात हर किस्म के जायज़ होते हैं जी, और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब करें तो उनके मुतालबात तो और भी जायज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास दलाइल बहुत हैं, उनके पास फ़लसफ़ा बहुत है, उनके पास सरहद बहुत बड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के हालात में ये जो दलाइल हैं ये कुछ मौजू नहीं लगते। वो इलेक्शन के हक़ में बात करते हैं, वो कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये हो जाना चाहिए। और वो ऐसा है जो पिछले 40 साल में तो हुआ नहीं है। वो कहते हैं निज़ाम को साफ़ सुथरा कर दें। अब ये लफ्ज़ तो 4 हैं, लेकिन इन अल्फाज के पीछे जो एक पूरा लाहे अमल होना चाहिए, जो तरीक़ाकार होना चाहिए, उस पर किताबें लिखी जा सकती हैं। ना वो वक्त को मुहीत है और ना ही वो उसका कोई एजेंडा छोटा सा है। तो ये एक बहुत बड़े एजेंडे का उन्वान है कि हालात को बदल दीजिए, निज़ाम को दुरुस्त कर दीजिए। ये कैसे दुरुस्त करें जी? कौन करे जी? जो करे वो कहते हैं जी ये करें कि ये मौजूदा जो पार्टियां हैं असम्बलियों की वो बैठें, अपोजिशन और हुक्मरान जमात। उसके बाद तमाम वो जमातें जो असम्बलियों से बाहर हैं वो भी बैठें, साथ फ़ौज भी बैठे, साथ अदलिया को भी बिठा लें। तो ये सब जो इदारे हैं, ये सब जो दूसरे हैं, जमहूरियत जिसको कहते हैं, जिसके हक़ में वो ख़ुद बोलते हैं अल्लामा साहब, वो जमहूरियत सिर्फ़ अवाम की बालादस्ती का नाम है। अवाम की अक्सरियत जिस पार्टी पर, जिस फ़र्द पर एतमाद करती है वोट के ज़रिए, वो हुक्मरानी का हकदार होता है। अब वो कहते हैं कि इसमें उसको भी हुक्मरानी का हकदार बनाएं जिसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया, उसको भी बनाएं जिसने अवाम को मुस्तरद कर दिया कि वो अवाम से वोट लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आप उसे स्टेक होल्डर बना के बिठा दें। अच्छा, उसके बाद वो जो कि स्टेट के मुलाजिम हैं जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्टेट का मुलाजिम होता है, जज स्टेट का मुलाजिम होता है। इदारे बेशक ताकतवर हों, इदारे बेशक आइन के तहत कोई तहफ़्फ़ुज़ात रखते हों, इख्तियारात रखते हों, लेकिन आइन साजी का इख्तियार उनके पास नहीं होता। तो उन्हें आप आइन साजों के साथ बिठाते हैं। इस सारे जो कुछ है, जो तसव्वुर है, क्या है ये? अगर आप जमहूरियत मानते हैं तो ये सारी बातें लायानी हैं, और अगर आप इन बातों पर यकीन रखते हैं तो फिर जमहूरियत का दावा मत कीजिए। आप साहब कहिए कि हम एक अमरीत लाना चाहते हैं मुख्तलिफ ग्रोहों को शामिल करके, और उसमें ज़ाहिर है जब ऐसी बात कही जाए, क्योंकि अल्लामा साहब कभी खुद मुंतखब नहीं हुए, यानी मेरी मुराद है कि अपनी पार्टी के साथ एक बार उन्होंने 200 उम्मीदवार खड़े किए थे जी, और 1 सीट लेकर आए थे। ठीक, तो इस ताकत के साथ वो उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं कोई बड़ा स्टेक होल्डर बन सकता हूँ। तो फिर वो ये तरीके बता रहे हैं स्टेक होल्डर बने, क्योंकि उनकी पार्टी इलेक्शन से बाहर रही है, इसलिए जितनी भी इलेक्शन से बाहर रही है उनको स्टेक होल्डर में शामिल कर लिया जाए, उनको और मुल्क की किस्मत उनके हवाले कर दी जाए। यानी मुतालबात का जायज़ नाजायज़ होना तो एक तरफ, आपको 10 जनवरी तक ये पूरे होते नजर नहीं आते। सिर्फ वही कुव्वत हो सकती है जिसे इंतखाबात में किसी कामयाबी की उम्मीद ना हो और किसी जमहूरी तरीके से वो इख्तियार या इक़्तिदार में हिस्सा ना ले सकती हो या काबिज़ ना हो सकती हो। तो जो भी ऐसी कुव्वत होगी जो
इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद होगी और अवाम की तईद हासिल करने की सलाहियत नहीं रखती होगी, वही जमहूरियत के ख़िलाफ़ या इंतखाबात के ख़िलाफ़ साजिश करती है। और चूँकि लामा साहब उसके लिए बहुत एक आसान शिकार हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी वोट हासिल नहीं कर सके थे, ख़ुद भी उन्हें मालूम है कि वो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते, तो इसलिए वो हर ऐसी ताकत का साथ देंगे जिसके पास इंतखाबी ताकत नहीं होती और उनकी तरह इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिशमंद होती है। तो ये मायूस कहना चाहिए कि अनासिर का एक इज्तिमा हुआ करता है। कभी कभी वो कामयाब भी होता है, पाकिस्तान में तो अक्सर औक़ात कामयाब रहता है, क्योंकि जब अमरीतें आती हैं तो इनके बारे नारे हो जाते हैं और ये हिस्सेदार बन जाते हैं इक़्तिदार के। और आपको ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान में एक अजीब खेल होता है कि जब कोई जमहूरी हुकूमत में ओहदा लेता है, वजारत लेता है, तो हुकूमत ख़त्म होते ही उस पर मुकदमे खुल जाते हैं, उस पर कैद के जेलों के दरवाजे खुल जाते हैं, वो हुकूमत गाहों में चला जाता है, वो फांसी भी लग जाता है, उसे जलावतनी भी देखना पड़ती है। और जो आमरों का साथ देता है वो महफूज रहता है। आज भी आप देख लीजिए, मुशर्रफ के जितने साथी थे वो इन्हीं की पनाह गाहों में चले गए हैं, इन्हीं के आगोश में चले गए हैं, जो कि उनको नाम सुनना गवारा नहीं करते थे। तो ये आमरीत के साथी हमेशा महफूज रहते हैं, जमहूरियत का साथ देने वाले सजाएँ भी पाते हैं और मातूब भी ठहरते हैं, और अक्सर औक़ात उन्हें इक़्तिदार से महरूम करके। अच्छा, अभी कराची के हालात अगर हम देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में बशीर बलोच साहब की शहादत है और उसके बाद अब ताहिरुल क़ादरी साहब के जो मुतालबात है, आपको इंतखाबात वक्त पर होते नजर आते हैं? मुझे जो भी हर जो इस तरह का कदम आता है वो इंतखाबात से हमें दूर ले जाता है, करीब नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर नाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा दुनिया के ग्रुप एडिटर हमारे साथ थे, और जो उन्होंने तज्ज़िया किया अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के जलसे का वो आपने सुन लिया। अगली टॉप स्टोरी होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जनाब ताहिरुल क़ादरी के एजेंडे की हिमायत भी कर रही है, जिसका बुनियादी मकसद रियासत बचाने के लिए इंतखाबी निज़ाम में ऐसी तब्दीली लाना है जिसके तहत जागीरदारों और सरमायादारों को पार्लियामेंट जाने से रोका जाए और आम आदमी को रियासत की फैसला साजी में शरीक किया जाए। यही नारा तहरीक इंसाफ का भी है और MQM का भी। इमरान खान कहते हैं कि अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ की सोच एक है, अलबत्ता इंतखाबात का इल्तवा खराबी और तबाही की वजह बनेगा। अभी तो इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी साहब का यकनुकाती इख्तलाफ है, मुमकिन है आगे चलकर वो भी ना रहे, मगर MQM जो मुतवस्सत तबके की जमात कहलाती है, आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में खुद को दीवार के साथ धकेली जाती महसूस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तनहा कराची में हल्काबंदियों के हुक्म को MQM शक की निगाह से देखती है। इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी है और इसके साथ साथ आज कराची में ही 9 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। कराची वो शहर है जहां पोलियो मुहिम के कारकुन कत्ल कर दिए जाते हैं। सियासी कारकुनों की शहादत का तो अब शुमार ही नहीं रहा। फौज के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का अमल भी अंदेशों का शिकार हो चुका है। सवाल यह है कि बदअमनी के अफरीद की मौजूदगी में क्या कराची में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो सकता है? वोटों की फहरिस्त की तस्दीक हो सकेगी? इन दोनों सवालात का दूसरा मतलब सिर्फ इतना है कि क्या कराची में आम इंतखाबात की राह हमवार है? कहीं इंतखाबात को सामने रखकर कोई खिलाड़ी कराची के हालात काबू से बाहर तो नहीं कर देगा? क्या सूबाई हुकूमत ऐसी किसी भी मुमकिन मुहिम जुई के खात्मे के लिए तैयार है? इस पर बात करेंगे वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए दाखिला जनाब शरफुद्दीन मेमन से। शरफुद्दीन मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए, टारगेट किलर्स जो हैं जब चाहते हैं कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म करते हैं और फिर खुद ही इसमें कमी लगता है ले आते हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस क्यों? देखिए उसामा, ये इस पे बहुत दफ़ा हमने बात की है और ज़ाहिर है ये अफसोसनाक वाक़यात हैं जो कराची में ये सिलसिला जारी है। रोज़ाना जो है हम ये 3 या 4 या 5 जो टारगेट किलिंग के हवाले से हम बात करते हैं, तो हम वहाँ से लाशें भी उठा रहे हैं और लोग रोज़ाने के बेसिस के ऊपर जो है वो टारगेट हो रहे हैं। ज़ाहिर ये मसला तो है जिसमें जो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो तो भरपूर तरीके से काम कर रही हैं, जिसमें पुलिस और रेंजर्स जो है वो अपने टारगेटेड ऑपरेशंस उनके जारी हैं। और ये भी आपके नॉलेज में मीडिया के थ्रू चीज़ें सामने आ रही हैं कि बड़ी तादाद में हथियार भी पकड़े जा रहे हैं और उन इलाकों में जहां पर ये टारगेटेड ऑपरेशन हो रहे हैं वहां से लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो ये तो जहां तक गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हैं
मैं तो समझता हूं वो तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको मुकम्मल तौर पे जो है इसको रोका जाए, मगर जाहिर है ये जो शरपसंद अनासर किसी भी शक्ल में है, दहशतगर्द की शक्ल में है या माफियाज की शक्ल में है, इनकी पूरी कोशिश है कि ये अपना काम करते रहें। जाहिर है कराची के हर कोने को कंट्रोल करना या उसको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना एक आम शहरी को वो बहुत मुश्किल है। हमारी कोशिश पूरी है कि ज़ाहिर है इन चीज़ों को हम मुकम्मल तरीके से कंट्रोल करें। और ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इतनी बड़ी तादाद में जो हमने टारगेट किलर पकड़े भी हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि अब जो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान और ये सारी चीज़ें कानून साजी भी हो रही है ताकि इन लोगों को सज़ा हो और ताकि आगे चल के ये दोबारा जो है ये बहुत सीरियस क्राइम है। मैं समझता हूं कि डेली बेसिस के ऊपर जिन लोगों के जो लोग बेचारे चले जाते हैं उनके घरों पे क्या हाल होता होगा, ये बहुत अफसोसनाक चीज़ें हैं। और मैं समझता हूं कि ज़ाहिर है इसके असरात जो हैं, जिस तरह आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि असरात इसके बहुत इस तरह आते हैं कि जनाब आगे चल के क्या होगा। तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारी पुलिस है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन साइड है वो भी हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट्स हमें जरूर नजर आने लगेंगे आगे चल के। आखिर कब तक नजर आएंगे? अभी निगरान हुकूमत की बातें होने लगी हैं, इंतखाबात की बातें हो रही हैं, कितना बड़ा चैलेंज होगा ये सब? देखिए ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इलेक्शंस में ज़ाहिर है जो इलेक्शन कैंपेन्स होंगी, रैलीज होंगी, जलसे होंगे, अब इनको भी हमें ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन जलसों को भी, उनको भी जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें। और ज़ाहिर है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो हमारी तरफ से ज़ाहिर है जो हिकमत अमली है वो तो अपनी जगह है, जिसमें कैमरास की मदद भी ली जाएगी, उसमें हमारे जो फोर्सेस हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इसको ज़ाहिर है हम बहुत मजबूत करेंगे। तो ये चैलेंजेस तो अपनी जगह पर ज़रूर हैं। और इसके ज़ाहिर है अब इन चीज़ों को, अब जैसे मुहर्रम और हराम के दिनों में भी आपने देखा कि इतने बड़े जो हैं वो जुलूस निकले और उनको भी हमने इन्हीं फोर्सेस ने जो है वो मुकम्मल तरीके से तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड किया और इसमें कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन के ज़माने में भी ज़ाहिर है इसी तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि इलेक्शंस भी हमारे पुरसुकून गुजरेंगे। अच्छा, आपसे इस मौजू पर बात होती रहती है, जिस तरह आपने भी कहा था, क्या करें कि टारगेट किलिंग जो है वो जारी है, इसमें कमी जरूर आती है। अब पहले आपने कहा था कि अदालती निज़ाम में भी कुछ कमजोरियां हैं, फेयर ट्रायल बिल आ गया है, एजेंसीज के पास, पुलिस के पास अब इख्तियारात हैं जासूसी के, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये फेयर ट्रायल बिल जो है जब ये पास हुआ है तो इसमें ये सारी चीज़ें खदशात थे और इसमें ये सारी कमी बेशियां थी जिसकी वजह से एक जराइम पेशा शख्स जो है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज लेके चला जाता था। अब जब इसमें जो आपके ये जो फोन्स के बिल्स वगैरह हैं इसको भी एविडेंस के तौर पर जो है सामने रखा जाएगा। तो जाहिर है ये हमारे पास जब इन्वेस्टिगेशन जो हमारी साइड होती है और जब प्रोसिक्यूशन साइड खास तौर पर जब उसको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करती है तो एविडेंसेस सामने नहीं होते, विटनेसेस सामने नहीं होते। तो अगर ये चीजें सामने आएंगी जिसमें आपके जो ये बिल्स वगैरह को जो है वो कानूनी जो है तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड होगा कि ये उसको एक्सेप्ट करेगी कोर्ट, तो मैं समझता हूं कि इनको सजाएं देने में हमें बड़ी आसानी होगी। और मैं तो एक स्टेप और आगे जाकर भी एक बात करूंगा कि मैं समझता हूं कि हमें कानून नाफिज करने वाले लोगों को भी मेरे ख्याल में उनको भी ये उनका राइट होना चाहिए कि उनका भी विटनेस जो है कोर्ट अगर एक्सेप्ट करना शुरू कर दे जिस तरह दुनिया भर में होता है, तो मैं समझता हूं कि इसमें फिर सजाएं जो है बहुत जल्दी मिलने लगेंगी और हमें विटनेसेस, इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं चाहिए होंगे। यही हमारी फोर्सेस जो हैं ये अगर विटनेस के तौर पे सामने आ जाएं और अगर उनको कानूनी कवर हो तो मैं समझता हूं कि फिर ये जब सजाएं मिलने लगेंगी तो जाहिर है इसके हमारे रिजल्ट्स जो हैं बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, आपने कहा टारगेट किलर्स गिरफ्तार भी हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या बातें सामने आती हैं? सियासी एजेंडा है इन लोगों का, किसके कहने पर ये काम कर रहे हैं? देखिए ये परसेप्शन तो जरूर क्रिएट होता है कि जब सियासी वर्कर जब टारगेट होता है तो ये एक पार्टी का वर्कर जब होता है तो एक नज़रें दूसरी पार्टी पे जाती हैं और इसी तरह। मगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर कौन सी जमात नहीं है जिसके लोग जो है टारगेट हुए हैं। एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, एएनपी हो, सुन्नी तहरीक हो, जमात इस्लामी हो और जितनी हमारी ये जमातें जो कोalition में हैं, जो बाहर हैं, इवन सेक्रेटेरियन जो किलिंग्स होती हैं, तो ये सारे जितने लोग हैं इसमें जो पीछे जो ये चीज़ें जिसमें मुलव्वज़ हैं इन चीज़ों में, ज़ाहिर है इनका एजेंडा जो है वो कोई सियासी एजेंडा तो नहीं हो सकता। उनका ये एजेंडा ये ज़रूर हो सकता है
है कि हमारी सियासी अमल को जो है डिस्टर्ब करें। उनका एजेंडा ये ज़रूर है कि कराची का अमन को ख़राब किया जाए। जिस तरह की किलिंग्स होती हैं उसमें डेली बेसिस पे हम सियासी वर्कर भी उठा रहे हैं, उनकी लाशें भी उठा रहे हैं, हम सेक्रेटेरियन किलिंग्स ये हो रही हैं उनकी लाशें भी उठा रहे हैं और इनोसेंट लोग भी इसमें टारगेट हो रहे हैं। तो जाहिर है ये तो एक ऐसा दुश्मन है जो जिसकी नज़र हर एक के ऊपर है और वो एक ऐसी फजा पैदा करना चाहता है कि एक ऐसा तसादुम और ऐसी एक कंफ्यूजन और ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें मामलात को हैंडल करने में गवर्नमेंट को दुश्वारी हो। तो मैं ये आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि इसमें कोई सियासी जमात की पसपनाई नहीं है, ना ही कोई रिलीजियस ग्रुप की है जो हमारे लोग जो यहाँ जो मौजूद हैं, मगर मैं समझता हूं कि जो लोग इसके पीछे हैं वो जाहिर है वो दहशतगर्द और वो जो बैंड आउटफिट्स हैं वो अपना एक प्रेशर डेवलप करते हैं। और जाहिर है ये भी मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कामयाबियां हैं दहशतगर्दी को रोकने के लिए। इनके बड़े बड़े लीडर पकड़े जा रहे हैं, इनके बड़े बड़े लीडर जो है हमारी जो मारे भी जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जाहिर है एक ऐसा प्रेशर जब डेवलप होता है तो उसका रिएक्शन जो है वो जाहिर है शहरों पर आता है। और कराची एक ऐसा शहर है जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं और जिस पे कोई भी अगर हमला होता है तो उसके असरात जो है पूरे मुल्क पे होते हैं। तो जाहिर है ये वो चीजें हैं जो वो पूरी कोशिश करते हैं कि कराची को पहले टारगेट किया जाए। इसीलिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है, जो खतरात होते हैं, कराची में ज्यादा चीजें नजर आती हैं। कराची में आपको हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो ज्यादा नजर आती है। तो ये नजर उनकी इसीलिए हमारे शहर कराची पे होती है। और वो इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि कराची को मैक्सिमम जो है उसको डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का अमल दरामद के हवाले से अहकामात हैं वो भी हमारे सामने हैं और सियासी जमातों के इख्तलाफात भी आप कह रहे हैं पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, मगर बहरहाल ये बातें भी अपनी जगह है। शरफुद्दीन मेमन साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त रूनुमा होने वाले हर वाक़े पर अंदेशा यही सर उठाने लगता है कि शायद सानहा भी जमहूरी और इंतखाबी अमल में रुकावट खड़ी करने की साजिश हो। इस वक्त मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें जो विफाक और सूबों में हुकूमत कर रही हैं बिलखुसूस और सियासत बिलअमूम हर किस्म की तनकीद का हदफ है। चोर, लुटेरे, बदउनमार और ना जाने कौन कौन सा इल्जाम इन पर नहीं लगता। शायद सियासतदानों की आबादी इन नताइज की संगीनी से आगाह नहीं होती कि इल्जामात के इस खेल का अंजाम किस कदर खौफनाक निकलता है। जरा सा गौर कीजिए, स्टील मिल्स, रेलवे, वापडा का बेड़ा गर्क इसके चलाने वालों ने किया है, सियासतदानों ने नहीं। मगर इंसाफ का तकाजा यही है कि सियासतदानों से इनका हिसाब लिया जाए। वजह इसकी साफ और दो टोक है कि इस्लाह अहवाल की जिम्मेदारी अवाम ने इन्हीं के सुपुर्द की होती है, किसी सरकारी मुलाजिम को यह फरीजा नहीं सौंपा होता। इसके बरक्स सदर ममलकत इस हवाले से क्या कहते हैं जरा मुलाहिजा कीजिए। उनके ख्याल में रेलवे तबाह हाल है मगर हमारी नजर में, वापडा नाकारा है वो भी हमारी नजर में, PIA बर्बाद हो गया है वो भी हमारी नजर में। चलिए अगर ऐसा ही है तो फिर आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में MD PIA की ब्रीफिंग को किस खाते में डाला जाए। MD PIA कहते हैं कि PIA के 42% जहाज ग्राउंड कर दिए गए हैं, 42 में से 26 जहाज ऑपरेशनल हैं। मार्च में 5 नए तैयारे लीज पर लिए जा रहे हैं। PIA में 18,000 मुलाजमीन हैं और ये बेहुदा मजाक भी सुनिए कि 26 जहाजों के लिए PIA ने 600 पायलट भर्ती किए हुए हैं और एक कंसल्टेंट को $40,000 माहाना तनख्वाह पर रखा गया मगर बाद में इसे फारिग भी कर दिया गया। जबकि वज़ीर दिफा नवीद कमर इंकशाफ करते हैं कि 2008 में PIA को 42 अरब 40 करोड़ रुपए नुकसान था जो बढ़कर अब 141 अरब 40 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। वो कहते हैं ये नुकसान जहाज़ों की तादाद रुपए की कदर में कमी जबकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और बद इंतजामी की वजह से हो रहा है। इदारों में होने वाली इस किस्म की बेज़ाब्तगियों को सियासतदानों ने ही खत्म करना है। बसूरत दीगर फिर वही पाँव होंगे और आमरीतियों के वही खार मुगलियाँ। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कश्मीर का और मकबूजा कश्मीर के रहनुमा अब्दुल गनी भट्ट से इस बारे में हम बात करेंगे, बल्कि हमारे साथ होंगे बिलाल गनी, उनसे हम कश्मीर के हालात पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम पर आज जो इलाका पाकिस्तान के साथ है इसका 1 इंच भी सियासतकारी से हासिल हुआ ना सिफारतकारी से। यह इलाका सिर्फ इसलिए डोगरा राज से निकला कि कश्मीरियों ने यह फैसला कर लिया था कि कश्मीर की जमीन पर कश्मीरी रहेंगे या डोगरों का राज। जैसे ही कश्मीर का मसला मुज़ाकरात की मेज पर पहुंचा, अगर मगर ऐसे वैसे यूं या जूं का तूं, इसे मकबूजा कहा जाए या मुताजा, दो तरफा कहा जाए या आलमी, हलशुदा लिखा जाए या हल तलब,
बात तो तल्ख है, लेकिन सच यही है कि तारीख में फैसले खून में डूबी हुई तलवार से लिखे जाते हैं। आज भी यही हो रहा है। तलवार हिंदुस्तान की और खून कश्मीरियों का। 9,38,014 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। 22,764 खवातीन बेवा कर दी गई। यतीम होने वाले बच्चों की तादाद 1,07,441। एक भारतीय तालिबा की इज्तिमाई आबरू रेजी पर इन दिनों भारत सरापा एहतजाज है, लेकिन 10,042 कश्मीरी बेटियां इज्तिमाई हवस का निशाना बना दी गई, मगर रियासत हिंदुस्तान एक हल्की सी झुरझुरी से भी महफूज रही। ना ही आलमी ज़मीर ख्वाब गफलत से जागा। कश्मीर का दुख यहां चागी से किमाड़ी तक इसलिए शिद्दत से महसूस किया जाता है कि हम दिल के रिश्तों में बंधे हैं। एक रिश्ता वफा ने और नाम मुस्तफ़ा ने जोड़े हुए हैं। एक नाम है हमारा। कश्मीर में जो टीस उठती है, इसका दर्द यहां महसूस होता है। मगर तकलीफ यह है कि आज़ादी की इस जंग को मेज पर लाने वाले एक दूसरे से राहें जुदा कर बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ? दुश्मन और काबिज तो एक ही है, हम क्यों एक नहीं रहे? इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं कश्मीरी रहनुमा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रूह रवां जनाब बिलाल गनी लोन साहब। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। बिलाल गनी साहब, सबसे पहले बताएं, शबीर शाह साहब आपके साथ क्यों नहीं आए? कहा जाता है कि आपके जो दौरे का मकसद था, इससे उन्हें इख्तलाफ था। हम कोशिश करेंगे बिलाल गनी साहब से इस बारे में हम बात कर सकें। उनको शायद हमारी आवाज़ अभी तक नहीं जा रही। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, एक वफ्द आया कश्मीरी रहनुमाओं का पाकिस्तान, और मजालिम कश्मीर में अब भी जारी हैं। इन मुलाकातों से क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान में? क्या तवक्कुआत हैं इन रहनुमाओं को पाकिस्तान से? और भारत में जब ये जाते हैं और दौरे करते हैं, वहाँ पर इन्हें क्या हासिल होता है? क्योंकि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत अब भी जारी है। और इसी बारे में हम कोशिश करते हैं बिलाल गनी साहब से बात कर सके। बिलाल गनी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जी, ये फरमाइएगा कि शबीर शाह साहब ने आपके साथ आना था, वो क्यों नहीं आए? रूट परमिट, और उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो वो नहीं मिला उनको, सो दैट इज द रीजन वो नहीं आए। और बहरहाल ये दावत का मसला है, somebody has been invited, so इंडिविजुअल तक है वेदर वो आते हैं या नहीं आते हैं। So I can't answer on his behalf. You should better ask him. अच्छा, जब से अली गिलानी साहब और आपके दरमियान इख्तलाफात हुए हैं, कश्मीर की तहरीक आज़ादी दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, तो क्या फिर बामानी पेशरफ्त कैसे होगी? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। दो जो आप बोल रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर पॉलिसी नहीं तब्दील दे सकते हैं। अच्छा, आप लोग अब यू शुड लीव दीज थिंग्स टू अस। अच्छा, आप अब भी थिंक बेटर इज इन द वैली, दैट इज गुड फॉर अस। अच्छा, आप अभी मुत्तफिक हैं, तमाम जो कश्मीर की लीडरशिप है वो एक पेज पर है? देखिए, ऐसा है, मेन इशू हमारा एक है, उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं आपसे भी गुजारिश करूं, दुनिया टीवी एक अच्छी चैनल है, सब देखते हैं इसको। अच्छा, तो कश्मीर के बारे में जो होते हैं, यू शुड ट्राई टू बी रियलिस्टिक। अच्छा, मुझे बताएं जी, पाकिस्तान जी पाकिस्तान के दौरे पर आप रहे, मुलाकातें आपकी सबसे हुई हैं, नतीजा क्या निकला है अब तक? नतीजा प्रोसेस का शुरुआत हमने किया है, प्रोसेस रुक गया था। वी ट्राई टू टेक दिस प्रोसेस, स्टार्ट दिस प्रोसेस। देखिए, जो हमने यहाँ जो हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ दावतनामे पर आए हैं, खुद नहीं आए हैं। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी दावत के लिए। तो जो हमने ये किया है, वी हैव ब्रोकन द आइस। और फिर दूसरी बात यह है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नॉट द प्रोसेस इन इटसेल्फ। सो लेट अस सी, अब इतने ही हमने कब कहा है कि हम पाकिस्तान आके फिर मसले कश्मीर का हल जेब में लेकर आएंगे? प्रोसेस रुका हुआ था, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। और क्या है? अच्छा, भारत पर जब आप जाते हैं, वहां आप कोई लचक देखते हैं भारत के मौकिफ में? कोई आगे बढ़ने की बात होती है कश्मीर के मसले के हल के लिए? देखिए जी, हम यहाँ आए हैं, अब न लचक या नहीं लचक उसके सिस्टम तक है, हमारे सिस्टम तक नहीं है। हमारा बड़ा पूरा ओपन मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मसला हल होना है, और इस मसले में भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के नुमाइंदे आएंगे और मसला हल करेंगे। हमारा तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आई डोंट नो कि उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। सो हमारे साइड से एक पॉजिटिव साइन है, वी वांट टू रिजॉल्व दिस प्रोसेस। स्टेटस को तोड़ना पड़ेगा, तो हमारी वही राय है, वही हमारा सोच है इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी भी आपकी कोशिश जारी है, लेकिन हम देखते हैं कश्मीर में आज भी कत्ल गारतगरी होती है, मजालिम आज भी होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी इस पर आवाज़ उठाती हैं, तो भारत में क्यों हम तब्दीली नहीं देखते? क्या वजह है? बैनुल-अक़वामी दबाव कम हो रहा है? क्या रीज़न है कि कश्मीर पर हम आवाज़ उठती नहीं देख रहे इतनी ज़्यादा बैनुल-अक़वामी बरादरी में?
देखिए जी, कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, सबसे बड़ा अज़्म हम लोगों का है कि हम ये तहरीक को जिंदा रखे हुए हैं। अब बहरहाल आई एग्री विद यू, इंटरनेशनल मामला में बाकी कंफ्लिक्ट जोन्स हैं, हमारा भी है वहां पर, लेकिन बहरहाल यस आई एग्री विद यू टू सम एक्सटेंट की जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वहां पर थोड़ी कमी है, बट इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा। देखिए, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू कैन जस्ट फिनिश इन वन डे। ठीक है, बिलाल गनी लोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीर रहनुमा हमारे साथ है और वो अब भी पुरुमीद हैं कि कश्मीर का मसला हल होगा। भारत की जानिब से अगरचे कोई लचक नज़र नहीं आती और पाकिस्तान का दौरा वो कामयाब करार देते हैं। पाकिस्तान से अब भी उन्हें उम्मीदें हैं, मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें ये जो मामला है दबता नज़र आ रहा है। अपनी दुआओं में मोहम्मद उसामा गाजी टॉप स्टोरी की टीम को, पाकिस्तानियों को याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।